दिल छू लेने वाली कहानी। रसोई में अदरक और इलायची की चाय की खुशबू फैल रही थी। बाहर आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था। सर्दियों की हल्की धूप अभी निकली ही थी, मगर घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो आवाजों के बीच भी सुनाई देती है। मनीषा, ये अदरक वाली चाय बना दे, तेरे पापा की खांसी फिर बढ़ गई है। सास शारदा देवी ने रोटी बेलते बेलते बोला। हाँ मम्मी, मनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और गैस के पास खड़ी हो गई। पीछे से 7 साल की परी भागती हुई आई, दीपक और प्रिया की बेटी। चाची, आज मुझे पिंकी ड्रेस पहननी है, स्कूल में आज डांस है। मनीषा ने उसके बाल सहलाए। पिंकी ही पहन लेना मेरी गुड़िया, और अपना रिबन ठीक से लगा लेना। 3 साल की गुड़िया राहुल और काजल की बेटी परी के पीछे पीछे मनीषा की साड़ी पकड़कर खींचने लगी। चाची, गोद गोद। मनीषा झुककर उसे उठाने लगी, मगर उसी पल उसके हाथ हल्के से कांप गए। वो पल बहुत छोटा था, मगर मनीषा के भीतर जैसे कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। काजल जल्दी से बोली, अरे दीदी रहने दो, मैं उठा लेती हूँ। नहीं, मैं उठा लूंगी, मनीषा ने धीरे से कहा। उसने गुड़िया को गोद में लिया, उसके गाल पर हल्की सी चुंबन रख दी। गुड़िया खिलखिलाई और मनीषा की आंखों के कोने में नमी चुपचाप जम गई। उसी समय बाहर से नितिन की आवाज आई। मनीषा, मेरी फाइल कहाँ रखी थी? मनीषा ने अपनी आवाज को सामान्य रखा। अलमारी की दूसरी सेफ में, ऊपर वाली। नितिन आते हुए रसोई की दहरी पर रुके। उनकी नजर मनीषा पर गई। गुड़िया गोद में है, आंखें नम, मगर चेहरा मुस्कान से ढका हुआ। वो कुछ बोलना चाहते थे, फिर बस हल्के से बोले, ठंड है, ध्यान रखना। मनीषा ने सिर हिलाया। ठीक है। पर नितिन के जाते ही मनीषा ने गुड़िया को नीचे उतारा और चाय के कपों के बीच अपना चेहरा थोड़ा झुका लिया, जैसे आंखों को किसी बहाने से छिपा रही हो। दोपहर में घर का आंगन बच्चों की आवाज़ों से भर जाता था। दीपक ऑफिस से लौटते ही परी को कंधों पर उठा लेते और राहुल गुड़िया को हवा में उछालकर हंसता। घर का हर कोना जीवित लगता, सिवाय मनीषा के भीतर के उस एक कोने के। कभी कभी शाम को जब नितिन काम से आते तो वो बच्चों से खेलने लगते, परी के साथ कैरम, गुड़िया के साथ लुका छिपी। मनीषा देखती रहती, उस प्यार को, उस अपनेपन को, और उसके सीने में एक मीठी सी चुभन उठती। एक दिन काजल ने हंसते हुए कहा, भैया आप तो गुड़िया को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो। नितिन मुस्कुराए। बच्चों से प्यार तो सबका होता है, मनीषा ने रसोई में चम्मच चलाते हुए बहुत हल्की आवाज़ में कहा। हाँ, सबका होता है। शब्द छोटे थे, मगर उनके पीछे का दर्द बड़ा था। रात को सब सो गए। मनीषा बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नितिन ने करवट लेकर पूछा, फिर सोच रही हो? मनीषा ने जल्दी से कहा, नहीं तो। नितिन ने धीमे स्वर में कहा, झूठ मत बोलो मनीषा, 12 साल हो गए, तुम रोज अपने आप को दोष देती हो, जबकि डॉक्टर ने तो साफ कहा कोई कमी नहीं है। मनीषा की आंखें भर आईं। तो फिर क्यों नहीं होता नितिन, बताओ। जब कमी नहीं है तो मेरी गोद क्यों खाली है? कौन सा हिसाब बाकी है? नितिन चुप रहे, फिर बोले, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ, मेरी भी तो ख्वाहिश है। मनीषा ने सिसकते हुए कहा, पर तुम बोलते नहीं, तुम बच्चों के साथ खेलते हो, हंसते हो, और मैं वहीं खड़ी रह जाती हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हें वो नहीं दे पाई जो एक पत्नी को देना चाहिए। नितिन ने उसका हाथ पकड़ा। मनीषा, रिश्ते बच्चे से नहीं टिकते, बच्चे तो भगवान की देन है, तुम मेरी पत्नी हो बस। मनीषा ने आंखें बंद कर ली। बस, यही बस मुझे अंदर से तोड़ देता है नितिन। कुछ दिन बाद शारदा देवी ने सुबह सुबह मनीषा से कहा, मैंने पंडित जी से बात की है, अगले मंगलवार देवी के मंदिर चलेंगे, मनौती कर देंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। मनीषा ने धीरे से कहा, मम्मी हम कितने मंदिर हो आए, कितने व्रत, कितने उपवास। शारदा देवी की आवाज़ थोड़ी कड़ी हो गई। तो क्या हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ? घर में बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, और वंश। ये शब्द मनीषा के
कानों में चुभ गए। उसने सिर झुका लिया। उसी शाम प्रिया ने मनीषा के पास बैठकर कहा, दीदी, मम्मी का दिल बुरा मत मानना, वो बस डर जाती हैं। मनीषा ने फीकी हंसी हंसी। डर तो मुझे भी लगता है प्रिया, बस फर्क इतना है, उन्हें वंश का डर है, मुझे अपने अंदर के खालीपन का। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपने सब करवाया ना? टेस्ट रिपोर्ट? मनीषा ने सिर हिलाया। सब। हर बार डॉक्टर कहते हैं सब नॉर्मल, फिर भी कुछ नहीं। प्रिया ने धीरे से पूछा, कभी IVF या कुछ सोचा? मनीषा ने झटके से सिर उठाया। सोचा, लेकिन नितिन, वो कभी खुलकर बात ही नहीं करता। और सच कहूँ, मुझे डर लगता है, अगर फिर भी नहीं हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। प्रिया ने उसे गले लगा लिया। दीदी, आप अकेली नहीं हो। मनीषा की आंखों से आंसू बहने लगे। अकेली नहीं हूँ, तभी तो सबके बीच भी अकेली हूँ। एक रात बच्चों के सो जाने के बाद मनीषा पानी भरने किचन में गई। वहां से उसे ड्राइंग रूम की आवाजें साफ सुनाई दी। शारदा देवी और ससुर मोहनलाल जी धीरे धीरे बात कर रहे थे। मोहनलाल जी बोले, शारदा, अब और कितना दबाव डालोगी? नितिन, मनीषा दोनों अच्छे हैं। शारदा देवी की आवाज कांप रही थी। अच्छे हैं तभी तो दुख होता है। देखो ना, दोनों छोटे बेटों के घर भर दिए बच्चों से, और हमारे बड़े बेटे के हिस्से में क्या? खाली कमरा, खाली गोद। मोहनलाल जी ने कहा, तो गोद भरने के और रास्ते भी होते हैं। शारदा देवी चुप हो गई। कुछ पल बाद बहुत धीमे स्वर में बोली, तुम गोद लेने की बात तो नहीं कह रहे? मोहनलाल जी ने जवाब दिया, कह रहा हूँ, और अगर मनीषा माँ बनना चाहती है तो उसे माँ बनने का हक है। मनीषा वहीं जम गई। उसका गला सूख गया। वो भागकर कमरे में जाना चाहती थी, मगर पैर हिल नहीं रहे थे। वो कमरे में लौटी तो नितिन जाग रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, नितिन, पापा गोद लेने की बात कर रहे थे। नितिन ने चौंक कर पूछा, तुमने सुना? मनीषा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मुझे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए। नितिन ने गहरी सांस ली। गोद लेना आसान फैसला नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो हम सोच सकते हैं। मनीषा की आंखों में उम्मीद और भय दोनों थे। क्या सच में तुम चाहोगे, या सिर्फ मुझे संभालने के लिए बोल रहे हो? नितिन ने उसके माथे पर हाथ रखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा मनीषा, बस मुझे भी समय चाहिए। अगले हफ्ते मोहनलाल जी ने नितिन को पास बैठाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन अगर तुम दोनों तैयार हो तो हम एक बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। नितिन ने देखा मनीषा दरवाजे के पास खड़ी थी, आंखों में सवाल। नितिन ने धीरे से कहा, पापा, हम सोच रहे हैं। शारदा देवी ने जल्दी से कहा, सोच ही तो रहे हो नितिन, बस सोचते सोचते उम्र निकल जाती है। तुम लोग कम से कम बात तो शुरू करो। मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सास की तरफ देखकर कहा, मम्मी, मुझे वंश नहीं चाहिए, मुझे बस माँ बनना है। घर में सन्नाटा छा गया। काजल और प्रिया एक दूसरे को देखने लगी। शारदा देवी की आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दे बहू, मेरे शब्द गलत थे। मैं भी माँ हूँ, मैं तेरा दर्द समझ नहीं पाई। मनीषा ने बस सिर झुका लिया। कुछ महीनों बाद शहर के एक सरकारी शिशु गृह में वो लोग गए। सफेद दीवारें, साफ कमरा और कई छोटे चेहरे, कुछ रोते, कुछ चुप, कुछ खाली आंखों से देखते। वहाँ एक केयरटेकर ने कहा, ये बच्चा 3 महीने का है, माँ का पता नहीं पिता ने छोड़ दिया, स्वस्थ है पर थोड़ा कमजोर है। मनीषा ने झुककर बच्चे को देखा। बच्चे ने उसकी उंगली पकड़कर अपनी तरफ खींच ली। मनीषा की सांस अटक गई। नितिन ने धीमे स्वर में पूछा, कुछ महसूस हुआ? मनीषा ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, जैसे किसी ने मेरा हाथ नहीं, मेरा दिल पकड़ लिया हो। मोहनलाल जी ने बहुत शांत स्वर में कहा, तो समझो भगवान ने रास्ता खोल दिया। जब बच्चा घर आया, घर में अजीब सी हलचल थी, खुशी वाली, घबराहट वाली। काजल तुरंत कपड़े निकाल लाई। प्रिया ने गर्म पानी की बोतल रख दी। राहुल बोला, भाभी, अब तो आप असली वाली मम्मी बन गई। मनीषा हंसना चाहती थी मगर रो पड़ी।
शारदा देवी ने बच्चे को गोद में लिया और बोली, इसका नाम क्या रखें? नितिन ने मनीषा की तरफ देखा। तुम रखो। मनीषा ने बच्चे के माथे को छूकर कहा। आशु आशा से आया और हमारी जिंदगी में उम्मीद बनकर आया। मोहनलाल जी ने धीरे से कहा। आशु अच्छा नाम है। उस रात मनीषा बच्चे को सीने से लगाए देर तक बैठी रही। नितिन पास बैठकर उसे देखता रहा, जैसे पहली बार उसकी पत्नी को पूरा होते देख रहा हो। मनीषा ने अचानक कहा, नितिन मुझे डर लग रहा है। नितिन ने पूछा, किस बात का? कि मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं, कि ये बच्चा मुझे अपना मानेगा या नहीं, कि लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा नहीं है। नितिन ने दृढ़ आवाज में कहा, ये हमारा ही है, क्योंकि इसे हमने चुना है और माँ बनने के लिए पेट नहीं दिल चाहिए। मनीषा ने पहली बार बिना संकोच उसके कंधे पर सिर रख दिया। आज मुझे लग रहा है मैं सांस ले पा रही हूँ। समय बीता, आशु घर की धड़कन बन गया। मनीषा के चेहरे पर हंसी लौट आई। वो पहले की तरह चुप चुप नहीं रहती थी। जब आशु उसे मम्मा कहकर बुलाता तो मनीषा पल भर को ठिठक जाती और फिर उसकी आंखें भीग जाती। मगर अब वो आंसू दुख के नहीं थे। एक दिन आशु को टीका लगवाने के लिए नितिन और मनीषा अस्पताल गए। डॉक्टर वही थे जिनके पास वो सालों से इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर ने रूटीन में पूछ लिया, आप ठीक है, कोई परेशानी? मनीषा ने बस यूं ही कहा, डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से अजीब सी थकान रहती है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, माँ बनी है, थकान तो होगी। मनीषा ने धीमे स्वर में कहा, माँ बनने से पहले भी थकान थी। डॉक्टर ने एक नज़र नितिन पर डाली। एक टेस्ट करा लेते हैं, बस कंफर्म करने के लिए। मनीषा हंसती, वही फीकी हंसी। डॉक्टर हमने कितने टेस्ट? डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, इस बार करा लीजिए, शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर ने फाइल बंद करते हुए कहा, मनीषा जी आप प्रेग्नेंट हैं, लगभग 6 हफ्ते। कमरा घूम गया। मनीषा की आंखें फैल गईं। क्या क्या कह रहे हैं आप? नितिन ने जैसे कुर्सी पकड़ ली। डॉक्टर ये सच है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, कभी कभी तनाव, हार्मोनल पैटर्न और सबसे बड़ी बात मन का बोझ हल्का होना शरीर को भी रास्ता दे देता है। ये कोई फिल्मी चमत्कार नहीं है, ये मेडिकल में भी होता है। मनीषा ने अपनी हथेलियां मुंह पर रख ली। उसकी सिसकी निकल गई, पर इस बार वो सिसकी राहत की थी, डर की नहीं और खुशी की भी। नितिन की आंखें भी नम हो गई। मनीषा ने बस एक ही बात कही, आशु मेरा आशु। और अब नितिन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अब हमारा घर सच में पूरा होगा। घर लौटकर नितिन ने सबको बैठाया। मोहनलाल जी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? नितिन ने गहरी सांस लेकर कहा, पापा मनीषा प्रेग्नेंट है। पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया, फिर शारदा देवी के मुंह से हे भगवान निकल गया। काजल खुशी से उछल पड़ी, प्रिया रो पड़ी। शारदा देवी ने कांपते हाथों से मनीषा का चेहरा छुआ। बहू तूने कितना सहा, मैंने भी तुझे कितना। मनीषा ने उनकी हथेली पकड़ ली। मम्मी अब पुराने शब्द मत याद कीजिए, बस अब मेरे दोनों बच्चे होंगे। मोहनलाल जी ने बहुत शांत भरी आवाज में कहा, और याद रखना आशु किसी का गोद लिया नहीं, वो हमारा बेटा है। जो घर में आया वो घर का है। राहुल ने हंसकर कहा, अब तो भाभी डबल मम्मी हो गई। उस रात घर में खुशियों का मेला था, पर मनीषा के चेहरे पर जो शांति थी वो किसी पूजा की आरती जैसी पवित्र लग रही थी। गोद में आशु था और पेट पर उसने हाथ रखा। तुम दोनों मेरे हो, मेरे दिल की धड़कनें। मनीषा ने अपने आंगन की तरफ देखा, जहाँ तुलसी के पास वही दिया जल रहा था जो उसे लगा जैसे 12 साल की सारी रातें, सारे गीले तकिए, सारे टूटे सवाल आज पहली बार किसी जवाब में बदल गए हो। दोस्तों आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं
फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।